तो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि हमारी जो मुहिम चल रही है पूरे बिहार में फ्री क्रैश कराने के लिए, जो कि कल 17 नवंबर से इस बैच का आरंभ हो चुका है। और इस बैच में क्या खास होने वाला है, तो इस बैच में खास ये होने वाला है कि जो बच्चे क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ेंगे, यानी मात्र 75 दिन में उनको जो है 450 नंबर पार कराया जाएगा। तो वे जो बच्चे जो बिहार से हैं और बिहार बोर्ड का इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं, तो वे इस संस्था से जुड़ जाएं और इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज आप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है क्रैश कोर्स। जैसे अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आपको आना होगा रेनबो टावर के बगल में, जो है कहाँ, तो बाजार समिति पटना में। और अगर आप ऑनलाइन यानी इस पटना में आप उपलब्ध नहीं है, अन्य जिला से है, जो कि आप एफर्ट नहीं है आने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। और उस ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए आपको करना क्या होगा, जाना होगा आपको प्ले स्टोर पर और लिखना होगा कि फ्यूचर फोकस क्लासेस। उस प्ले स्टोर पर जाकर फ्यूचर फोकस क्लासेस लिखिएगा तो आएगा ये लोगो, और यही लोगो को देख कर आप डाउनलोड कीजिएगा और उसके अंदर ऐप के अंदर जाकर अपना रजिस्टर करके और नेक्स्ट करिएगा, उसमें देखिए डालिएगा कोर्सेज, उसमें आपका वीडियो फिर प्रारंभ हो जाएगी। तो हम जो बातें कर रहे थे अपनी फाउंडेशन क्लासेज में, जो बातें हो रही थी क्या, कि पॉलिटी की बात, पॉलिटी, और उसमें भी चैप्टर 2 पढ़ाई हो रहा है। और जहाँ से हमारा चैप्टर छूटा उसके बाद वहां से प्रारंभ करेंगे। तो जितने फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो कॉपी कलम और किताब लेकर बैठ जाएंगे, जैसे पढ़ाते जाएंगे अपने बुक को पढ़ जाइएगा, उसके बाद जो लिखने वाले बातें होंगी वो आप लिख लीजिएगा, ये भी परिभाषित शब्द होंगे। तो अब जो है टॉपिक हमारे आने वाला है क्या, कि केंद्र और राज्य का संबंध क्या है, केंद्र एवं राज्य का संबंध, ये हमारा टॉपिक आने वाला है। इस टॉपिक में बातें होंगी क्या, कि ये जो टॉपिक है इसमें ये बात है कि केंद्र, यानी केंद्र का मतलब है जो हमारे देश में सरकार है, यानी पीएम समझ सकते हैं हम। और राज्य, जो राज्य में सरकार है, यानी सीएम स्तर पर समझ सकते हैं हम। अब ये केंद्र और राज्य के क्या संबंध है, इसको समझने के लिए जो है हम यही पॉइंट को लिए, पीएम और सीएम। अगर केंद्र में किसी पार्टी का भी सरकार है, किसी पार्टी का सरकार हो, एक्स वाई जेड आप जो भी समझ लीजिए, अगर राज्य में भी उसी पार्टी का सरकार बदल रहती है तो उस राज्य का कोई विकास होता है। बट अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार है, उसकी सरकार नहीं है, तो ये विकास से कम दिखाई देती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेंगे, सपोज भाई, जैसे कि अभी जो फिलहाल में जो पार्टी है उन्हीं का नाम लेकर हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि बीजेपी एक पार्टी है जिसका फिर होता है भारतीय जनता पार्टी, और एक कांग्रेस। अब समझो केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और राज्य में अगर आपका कांग्रेस का सरकार है, तो बीजेपी जो है हमेशा ये नहीं सोचेगी कि कांग्रेस वाले राज्य का विकास हो, क्योंकि इस राज्य में जो है फिर अपना बीजेपी अगर सिर्फ लड़ेगी तो कांग्रेस, जो बीजेपी अपना सीट लड़ेगी, बीजेपी को तो जीतना है। अगर कांग्रेस जो राज्य जो है हमेशा केंद्र से पैसा मांग करता है, तो अगर ये राज्य केंद्र से मांग करेगा, यानी कांग्रेस वाले बीजेपी से मांग करेंगे, तो ये बीजेपी इसको पैसे देने में हिचकिचाहट पैदा होगी कि हम अगर इसको पैसा दे देंगे तो कांग्रेस जो है यहाँ पर डेवलपमेंट करा देगा। अगर डेवलपमेंट करा दिया फिर आने वाली सरकार जो है उसी की बनेगी।
इस कारण से जो है यहाँ बीजेपी यानी केंद्र की सरकार राज्य की सरकार की ओर ध्यान देने में थोड़ी सी कमी कर, ताकि आने वाले भविष्य में जो है हमारा सरकार बने। अगर यहाँ पर बीजेपी है और राज्य में भी अगर बीजेपी रह जाए तो यहाँ पर तरक्की खूब तेज हुई, बहुत तेज हुई। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और सरकार हो और यहाँ पर कोई और सरकार हो तो ये जो देखा जाता है स्थिति कि इसकी संबंध के बारे में यानी विकास के बारे में देखिएगा थोड़ा सा कम विकास होता है। तो ये बातें हैं केंद्र और राज्य का संबंध। इसी प्रकार से ज्ञापन जो है आप देख सकते हैं कि इसके पहले यानी 1990 में तब क्या हुआ था कि हमेशा कांग्रेस की सरकार हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती थी। ऐसा देखा गया कि कांग्रेस जो है हमेशा मनमानी करती थी, कोई भी नियम लाओ जैसे इमरजेंसी हो गया या कोई अन्य जो पॉइंट्स है इसमें जो है कांग्रेस का हमेशा वर्चस्व बना रहता था। तो कांग्रेस के वर्चस्व को कम करने के लिए एक पार्टी है जिसका नाम बीजेपी। और ये बीजेपी ने जब कांग्रेस की सरकार को हराया और अपना सरकार बनाया तो कांग्रेस को भी ये रियलाइज हुआ कि हमने जो अत्याचार लोगों पर किया है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, जिससे कि उसकी सरकार कांग्रेस की सरकार क्या हुई जीत। तो दो पार्टियां तीन पार्टियां अगर सरकारें लड़ रही है तो ये तो अच्छी बात है कि हम जो यहाँ पर काला कोई भी हो रहा है यहाँ काला होगा या कोई भी अत्याचार होगा तो दूसरी पार्टी उस शासन के विरुद्ध में कोई ना कोई बात को बोलेगी, जिससे वह पार्टी जो जो पार्टी की सरकार है तो वह हमेशा सजग रहेगी, संभली हुई रहेगी कि हमको गलती न करे ये आने वाले भविष्य में उनका कोई मुद्दा उठे। तो ये बातें होती है राज्य एवं केंद्र के संबंध में। अगर केंद्र में जिस पार्टी का सरकार है राज्य में उसी पार्टी की सरकार होगी तो खूब तरक्की होती है। लेकिन केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है तो थोड़ा कम विकास देखा जाता है। ठीक, तो ये बातें हो रही थी। उसके आगे नेक्स्ट आपका है क्या, तो भारत में विकेंद्रीकरण। इसके आगे नेक्स्ट है भारत में विकेंद्रीकरण। देखिएगा भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है। तो भारत में जो है शासन को जो शासन को क्या करना, अनेक भागों में बांट देना, अनेक निचले स्तर तक बांट देना। और अनेक निचले स्तर तक बांटने से जो विकास होगा वो भारत सरकार से विकास नहीं होगा। क्या होगा कि इसमें देखिएगा थोड़ा सा, तो शासन कैसे मान लो कि अगर हम देश में भारत में सिर्फ पीएम चुन लें और हमारे राज्य में जो है न सीएम हो, उसके बाद उस राज्य के अंतर्गत न पंचायत हो न उसमें मुखिया हो न सरपंच हो, तो वहां तक जो है विकास का स्तर नहीं पहुंच पाएगा। तो विकेंद्रीकरण करना है यानी शक्तियों को बांटना है और निचले स्तर तक भी है कोई भी विकास को पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए कि तो हमें चाहिए क्या कि गांव में नाला का विकास कराना है, रोड का विकास कराना है, सड़क का विकास कराना है। तो नाले सड़क और रोड का विकास कराने के लिए क्या कीजिएगा कि सबसे पहले उसमें आप वहाँ के मुखिया सरपंच और वहाँ के निचले स्तर तक शासनों को देखिएगा, उनसे पूछिएगा, तब वहाँ का विकास होगा। तो भारत में भी केंद्रीकरण का मतलब यही है कि शासन को अनेक भाग में बांट देना, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, ठीक वैसे ऐसे स्तर पर बांट दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वहां की तरक्की बढ़ जाए। अगर हमारे गांव में मुखिया ना हो, मुखिया ना हो तो क्या होगा कि मुखिया नहीं होगा तो उधर के जितने भी विकास है उसको निरीक्षण करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है कि वह झगड़े हो जाए, पंच का महिला में झगड़ खुल जाए, नगर परिषद का काम होता है कि
ये विकास के मांग को राज्य के वित्तीय व्यवस्था से मांग करे, तो वही है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण अगर पूछता है तो लिखिए गया कि भारत में विकास करने के लिए जो है अनेक शक्तियों को बांटा गया और निचले स्तर तक शक्ति को बांटा गया, जैसे पंचायत, मुखिया, सरपंच। इन इन स्तरों तक बांट कर जो है हम लोगों तक क्या होगा कि हम आराम से सुरक्षित तरीके से सभी लाभ को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए भारत में विकेंद्रीकरण हुआ। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्या कि बिहार में जो है, बिहार में जो है कुछ राज्य व्यवस्थाएं देखेंगे। बिहार में राज्य व्यवस्था का एक झलक जैसे मैं आपको में जो दिया है वैसे ही आपको देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है बहुत पुरानी है। मतलब समझिएगा कि इसका कहानी है क्या कि हमारा बिहार जब हमारे बिहार में कुछ वैदिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है तो बहुत पहले से ही ये पंचायती राज व्यवस्था चलते आ रहे हैं, जो कि कई स्तरों पर बटे हुए हैं। 3 स्तरों पर मुख्यतः बटे हुए हैं, जिसका नाम है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद है आपका जिला परिषद। यानी 3 भाग 3 स्तरों में बटे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा भारत जो है वो महात्मा गांधी ने कहा है भारत के बारे में। महात्मा गांधी ने कहा क्या है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। और जब उन्होंने ये कहा भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यानी यहाँ पर जो है गांव को जो है अधिक प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। तो भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो इसका मतलब क्या है कि गांव में भी विकास करना जरूरी है। तो गांव में विकास करने के लिए हमें निचले स्तर तक विकास पहुंचाना जरूरी है। तो निचले स्तर तक जो है विकास पहुंचाने के लिए हमें पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, इन सभी का गठन करना आवश्यक है। तो ये सभी गठन हुआ, जैसे गठन कब हो रहा है तो इसको देखिएगा कि देखिए इसमें गठन कब हो रही, भारतीय संविधान क्या लिखा है पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ठीक है? भारतीय संविधान इसको जूम कर देते हैं वहाँ, जिससे आपको क्लियरिटी दिखाई देगा। चलिए क्या कह रहे हैं, भारत की आत्मा जो है वहाँ कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। यहाँ देखो गाँव में बसती है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधी आदि मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय प्रशासन को राज्य के नियंत्रण सिद्धांत अनुच्छेद 340 में दिया गया। यानी गांव की जो विरासत के लिए गांव में जो प्रशासन चल रहा है, राज्य व्यवस्था चल रहा है, उसको स्थान देने के लिए जो है नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में जो है इसका स्थान दिया गया है। ठीक। उसके बाद क्या है कि इसमें पहली स्तर जो होती है पंचायती राज प्रणाली होती है। पंचायती राज प्रणाली, यह पंचायती राज व्यवस्था जो है यह किसकी कहने पर बलवंत राय मेहता समिति की, बलवंत राय मेहता समिति की संगठन पर इसको बनाया गया। और 2 अक्टूबर 1959 में बनाया गया। राजस्थान के एक नागौर जिले में इस व्यवस्था को सबसे पहले लाया गया। इधर लिखा भी होगा कि राजस्थान के नागौर जिले में यह व्यवस्था बनी। कब बनी? तो 2 अक्टूबर
1969। उसके बाद 1969 में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई, और इसके बाद जो है पूरे भारत में जो है धीरे धीरे ये ढांचा बन गया पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा बन रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ रूप होंगे। क्या रूप है? 3 स्तर है पंचायती राज व्यवस्था में। ये 3 भगवत राय मेहता ने जो बताया, इसमें 3 स्तर है। पहला स्तर आप लोग देखिएगा क्या है कि पहला स्तर है आपका ग्राम स्तर, यानी पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा में है पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति। तीसरा में है जिला परिषद। जितने भी लोग गांव से होंगे वो समझ रहे हैं, ये होता है पहले पंचायत। उसके बाद उसके अंदर होता है पंचायत समिति, और उसके अंदर क्या होगा कि एक होगा जिला परिषद। ये सभी का काम है विकास को निचले स्तर तक पहुंचाने। देखिएगा क्या ये बता रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि 1991 तिहत्तर संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। तिहत्तरवा विधेयक जो है संविधान संसद में लाया गया, तो 22 से 23 दिसंबर को 1992 क्रमशः लोकसभा में राज्यसभा को पारित, लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित ये हो गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। कब? 1992 में। वो भी कब? 22 से 23 दिसंबर। फिर ये जो है तो अनुच्छेद 13 में रखा गया है। भारत का अनुच्छेद 13 में, 14 में आपका जो है वो शहरी के बारे में है, और 13 में आपका ग्रामीण के बारे में है। इसको जो है अनुच्छेद 243 में रखा गया। ठीक। और जो है इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक। ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और देखेंगे कि क्या बातें हैं उसके बाद बातें क्या है कि बिहार में जो राज्य व्यवस्था है वह 3 स्तर की है। पहली है क्या? ग्राम पं- ग्राम पंचायत। दूसरा में है तुम्हारा कि पंचायत समिति। तीसरा में है जिला परिषद। ठीक। ये 3 स्तर है तुम्हारा ग्राम पंचायत में, यानी पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर को लाया गया। पहला क्या है? ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है? पंचायत समिति। और तीसरा क्या है? तो जिला परिषद। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या? तो ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे। तो ग्राम पंचायत के बारे में देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत जो है 5,000, इसमें 5,000 व्यक्तियों पर शासन करने वाला यह समिति है, यह एक संगठन है जिसमें ग्राम पंचायत चुना जाता है। तो यह 5,000 व्यक्तियों पर शासन करता है। 5,000 बल्कि 7,000, ये 7,000 व्यक्तियों पर शासन करता है। इसी के अंतर्गत मुखिया होंगे, वार्ड होंगे, सरपंच होंगे। यानी इसी के अंतर्गत जो है वार्ड होता है, वार्ड सदस्य जो 500 जो 500 व्यक्तियों पर जो है ये शासन करते हैं, इनको चुना जाता है। और इन सभी का चुनाव जो है किसके द्वारा होती है? तो वोटिंग के द्वारा होता है। वोटिंग की जाती है इन सभी को चुनाव करने में। आपके गाँव में जो है वार्ड सदस्य का भी चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है, सरपंच का भी चुनाव होता है, और मुखिया का भी चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है। यानी सबका जो है इन्हीं माध्यम में वो वोटिंग से आते हैं और लोग ही वोट करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत जो है इस पर जो है 7,000 लोग शासन करते हैं। 7,000 लोगों पर ये अपना शासन चलाते हैं। वार्ड जो वार्ड सदस्य होते हैं वो 500 व्यक्तियों पर अपना शासन शासन चलाते हैं। और जो है इसी में जो है आपका उप मुखिया, एक ग्राम पंचायत का उप मुखिया होता है।
और इसी में जो है मुखिया होता है, इन सभी का चुनाव होता है। और उप मुखिया का चुनाव जो है यही ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों के द्वारा चुनाया जाता है। उप मुखिया का चुनाव ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के द्वारा चुनाया जाता है, परंतु मुखिया का चुनाव वहाँ की जनता के द्वारा चुनाया जाता है। ठीक, तो ये हमारी ग्राम पंचायत की कुछ विशेषता है। और हम सबसे पहले ये देखें कि ग्राम पंचायत कौन कौन से ऐसे कार्य करती है, यानी ये जो ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, इसका कार्य देखने के लिए आएंगे। देखिए, तो ग्राम पंचायत का कार्य यहाँ पर देखिए वही जो बुक में दिया है। तो ग्राम पंचायत का पहला कार्य क्या है? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना। यानी पंचायत में विकास करना, सड़क का, नाले का, नदी का, तालाब का, इन सभी का विकास करना है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत जो है इसका बजट तैयार करेगा और बजट तैयार करके अपने नेक्स्ट अधिकारी को भेजेगा। उसके बाद क्या है कि प्राकृतिक द्वारा कोई भी विपदा आ रही है, यानी कोई भी आपदा जो हमारे गांव में अगर आएगी तो उसका जो है सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी किसको है? ग्राम पंचायत को है। यानी तुरंत खबर करना एनडीआरएफ या एचडीआरएफ टीमों को, और तुरंत ये आकर यहाँ पर जो भी आपदा आ रही है उनसे पार पाने के लिए जो है वह सभी संस्था मिलकर काम करेगी। और इसका सबसे पहला जो है जिम्मेदारी किसका है काम करने का? तो ग्राम पंचायत। तीसरा में है सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण को हटाना। यानी जो सरकारी जमीनें हैं, जो सरकारी जमीनें हैं उस पर जो अतिक्रमण फैला हुआ है, और जो कर लेते हैं देखिए। ठीक, अब जो है जो सरकारी जमीनें हैं उस पर जो अतिक्रमण फैलाया गया है इन लोगों द्वारा, उसको हटा देना। जैसे मान लीजिए सरकारी जमीन होता है तो लोग क्या करते हैं, उस पर अपना हक जमाते हैं कि ये हमारा जमीन है, और हमारा जमीन है उसको कर उसकी खेती करते हैं, घर बना लेते हैं। कभी तो रोड के किनारे देखते हुए कि घर बना लिया है, और रोड का जो है सरकारी जमीन है। तो वही बता रहा है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, यानी सरकारी संपत्ति है, उस पर अतिक्रमण से रोकना। या सार्वजनिक संपत्ति जैसे मान लो शमशान घाट हो गया, शमशान घाट हो गया, कोई चापाकल हो गए, सार्वजनिक संपत्ति है। तो उस पर जो है जो लोग अपना अधिकार जमा रहे हैं कि ये हमारा है, उसको जो है रोकना है। किसका काम है? ये है पंचायत। ठीक, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग देना। यानी जितना भी उस गांव में श्रमिक है, इनको कार्य के लिए, उसको काम करने के लिए कोई ना कोई ऐसे उपाय को लगाते रहना कि उसको भी कोई ना कोई मिले। ये कार्य जो है आपका जो ग्राम पंचायत की है। उसके बाद जिक्र कर लेते हैं ग्राम पंचायत की शक्तियां, यानी कि इसके पास क्या क्या शक्ति है। तो सबसे पहले संपत्ति संपत्ति जो है अर्जित करने, धारण करने और उससे निपटाने की तथा संविदा करने की शक्ति। ये संपत्ति अर्जित कर सकता है, उसको धारण कर सकता है, और उसको निपटाने तथा संविदा करने की शक्ति है उसके पास। करोड़ों यानी करारोपण, वार्षिक कर जैसे जल कर, ठीक, स्वच्छता कर, मेला घाटों में प्रबंधन, वाहनों के निबंधन पर फीस तथा क्षेत्राधिकार में चलाए गए व्यवसाय के नियोजन पर कर। यानी कहने का अर्थ है ये कुछ कर भी ले सकता है। अब कर लेने के लिए जो है ये कौन कौन सा काम पर कर लेगा? जल कर, यानी जितने भी नल घर घर नल जल योजना जो चल रहा है तो उस पर ये कर अपना ले सकता है। यानी 30 रुपया जो होता है ना, 30 रुपया 40 रुपया ये ले सकता है, ये जल पर। ठीक, उसके बाद स्वच्छता कर, यानी जितने भी गांव में स्वच्छता करा रहा है तो ये वार्षिक तौर पर नहीं, वार्षिक कर के रूप में। ठीक, जितने भी स्वच्छता काम करा रहा है तो उसके लिए वर्ष में जो है या माह में जो है अपना कुछ ना कुछ कर ले सकता है। कौन? तो ग्राम पंचायत, इसकी शक्तियां। उसके बाद उसमें उसके गांव में जितने भी मेला और हाट लग रहे हैं, हाट को मतलब बाजार लग रहे हैं, उसके लिए भी वो कर ले सकता है। अब अपने गांव में देखते होइएगा कहीं ना कहीं जो है मेला या बाजार लगता होगा, और उसमें क्या होता है, वह मेला और बाजार में कुछ ना कुछ वसूली होता है लाख,
यानी वसूली कुछ रुपए हो गए, उसका दायरा फिक्स होता है 5 या 10 रुपया बहुत मिनिमम फी होता है, तो उस पर कर ले सकता है ये ग्राम पंचायत की कुछ शक्तियां है। उसके बाद क्या कर सकता है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार, यानी राज्य वित्त आयोग जो है उससे जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए मांग कर सकता है, कुछ रुपया का संचित क्या मांग कर सकता है। कौन? तो ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत का आय का स्रोत क्या। तो ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है कर स्रोत, यानी कर स्रोत जैसे होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार ऐसा नियोजन। यानी कर स्रोत का मतलब क्या है कि तुम जानते हो कि ये जल कर, स्वच्छता कर, मेला हाट कर, वाहनों पर कुछ प्रबंध, वाहनों पर जो है कुछ कर लगा रहा है, फीस लगा रहा है, तो ये जो फीस लगा रहा है तो किसके पास जा रहा है, ग्राम पंचायत के पास, तो ये उसका आय का ही स्रोत हुआ। तो वही कह रहा है कर स्रोत, यानी पहला इसका यही आय का स्रोत है, वह कर ले सकता है, यानी टैक्स, टैक्स के रूप में। तो वह होल्डिंग के, होल्डिंग से या व्यवसाय से, व्यापार से, या कोई पैसा कर सकता है, नियोजन कर सकता है, वही चीजें है। उसके आगे नेक्स्ट बातें करते हैं, फीस और रेंट भी ले सकता है कौन, ग्राम पंचायत। यानी फीस और रेंट किस पर लेगा, वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थलों पर, हाटों और मेलों पर, जलापूर्ति पर, गली और अन्य स्थानों पर, प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय पर। यानी ग्राम पंचायत क्या करे, वाहनों का निबंधन, यानी वाहन जो फ्री में चला देंगे, तो वाहनों को फ्री में चला दे और उसके लिए कुछ न कुछ कर लगा दे ग्राम पंचायत। दूसरा में कौन काम कर सकता है, अगर उसके क्षेत्र में कोई ना कोई तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों पर क्या करेगा कि कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में रुपया लगा देगा कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वह कुछ ना कुछ रुपया अनुदान करके जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हाटों और मेलों पर, जो पहले बात बताए हैं, बाजारों पर भी कुछ कर लगा देगा, जो लास्ट में वसूली करेगा, मेला पर भी कर लगा देगा, जलापूर्ति यानी जल पर भी कर लगा सकता है कौन, ग्राम पंचायत। उसके बाद आपके गली में भी जितने प्रकाश लाइट जल रहे हैं उस पर भी जो है कर लगा सकता है ग्राम पंचायत, कुछ न कुछ रुपया दीजिए। उसके बाद शौचालय मूत्रालय, यानी सार्वजनिक शौचालय बना दे और सार्वजनिक मूत्रालय बना दे, तो उसके लिए भी कर लगा सकता है ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है। और तीसरा स्रोत क्या होगा इसका, तो तीसरा स्रोत होगा इसका वित्तीय अनुदान। वित्तीय अनुदान में देखेंगे क्या है, पहले इसे साफ कर लीजिए। तो वित्तीय अनुदान में देखिएगा कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो है ये राज्य सरकार द्वारा पंचायत को संचित निधि का अनुदान भी दिया जाता है। यानी जब भी हमारे उसके गांव में विकास होने वाला होगा, ग्राम पंचायत के गांव में विकास होने वाला होगा, तो वित्तीय अनुदान के रूप में वो मांग करेगा राज्य वित्त आयोग से कि हमें ये विकास करना है तो कुछ रुपया चाहिए। तो उसके लिए जो है वित्तीय आयोग जो है उस ग्राम पंचायत है कुछ न कुछ रुपया देगा अनुदान के रूप में, तो वो भी एक उसका आय का स्रोत मान सकते हैं। अब बातें कर लेते हैं ग्राम पंचायत के प्रकार। तो ग्राम पंचायत के प्रकार आपको बता रहे थे और यही है आपकी ग्राम पंचायत के प्रकार। सबसे पहले है ग्राम सभा, दूसरा में है मुखिया, तीसरा में है ग्राम रक्षा दलपति तथा ग्राम कचहरी। और ये चारों के बारे में जान लेते हैं क्या बातें हैं इसमें। तो इसमें जानते हैं कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा के पहले जान ले क्या है। तो ग्राम सभा क्या कहता है, देखिएगा कि इसमें जो है ग्राम सभा में रहने वाले सभी स्त्रियां या पुरुष जो भी ग्राम सभा जिसका उम्र 18 से प्लस हो गया है, 18 वर्ष से प्लस ज्यादा हो गया है, तो इन सभी लोगों को, जितने भी स्त्री व पुरुष हो जिनका उम्र 18 प्लस हो गया है, तो इन सभी लोगों को ग्राम सभा है वर्ष में, यानी एक वर्ष में जो है
4 बार बैठक करा सकता है, 4 बार बैठक करा सकते हैं। ये किसकी शक्ति है? ये ग्राम सभा की शक्ति है कि जितना भी उस जगह पर, उस क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक के लोग हैं, उन सभी को वो एक वर्ष में है 4 बार बैठक बुला सकता है और उनको काम के प्रति या कोई ना कोई काम के प्रति उसको ललक पैदा कर सकता है या काम भी दे सकता है। तो ये जो है ग्राम सभा। ठीक। उसके बाद होता है मुखिया। तो मुखिया क्या होता है? जानते हैं कि जितने भी ग्राम गांव है, ग्राम पंचायत है, उसमें एक मुखिया होता है। उसका काम क्या होता है? हमारे गांव में विकास को करना, हमारे गांव में विकास को करना और विकास के कार्य को करने के लिए वो हमेशा उसको जो है आगे रहना है। यही कार्य है मुखिया का है। तीन में आप जान रहे हैं कि ग्राम रक्षक है। तो ये क्या करता है? इसमें जो है ग्राम रक्षा दल में ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम रक्षा दल में क्या करता है ग्राम पंचायत कि अगर कोई आपदा आ रही है या कोई घटना हो रही है तो उससे बचने के लिए है या एक संगठन बनाकर लोगों का एक संगठन बनाकर रखेगा, जिससे उसमें आने वाली आपदा, उसमें आने वाली विपत्ति का सामना कर सके। वह विपत्ति लुटेरा, चोरी, डाकू, ये सब भी हो सकती है। जैसे आज से पहले जो है बिहार की स्थिति देख लेते हैं कि जब लालू सरकार थी तो उस समय जो है ये स्थिति थी कि लुटेरा और डाकू चोरों का अधिक वर्चस्व था। इन वर्चस्व से बचने के लिए जो है ये हर ग्राम में कोई ना कोई व्यक्ति होते थे और अपना एक संगठन बना कर रखते थे, जिनके हाथों में बंदूक होता था, लाठी होता था, कुछ हथियारें होती थी अपने ग्राम को सुरक्षित करने के लिए, अपने गांव को सुरक्षित बनाने के लिए। तो वे सुरक्षित करने के लिए जो है क्या करते थे? एक संगठन बना कर रखते थे, जिससे जो है हमारे गांव को रक्षा कर सके। तो ये ग्राम पंचायत का कार्य है। उनका कार्य क्या है कि एक ऐसा संगठन बनाकर रखना जिससे जो है आने वाले ग्राम में विपत्तियों से सामना कर सके। ठीक। उसके आगे बात करते हैं ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी में ये होता है कि इसमें ग्राम कचहरी में एक सरपंच होता है। ग्राम कचहरी में एक सरपंच होता है। इस सरपंच का कार्य क्या होता है कि जितने भी गांव में झगड़े मामले हो रहे हैं उन सभी को सुलझाना, यानी जितने भी झगड़े विवाद इन सभी को सुलझाना, लोगों को समझाकर सुलझाना। तो ग्राम कचहरी में जो सरपंच होते हैं तो सभी झगड़े और विवादों को सुलझा कर रखते हैं। इनका दायरा फिक्स है। ये मात्र जो है ये सरपंच जो है मात्र 10,000 जो है रुपए तक के विवादों को सुलझा सकते हैं। इसके बाद है तो इसके बाद एक कानूनी कार्रवाई होगी। यानी समझ सकते हैं कि एक गांव का छोटा न्यायालय है, गांव का एक छोटा न्यायालय है जिसमें सचिव भी होते हैं, ग्राम सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, उसके बाद पंच होते हैं। ठीक। यानी अनेक लोगों की एक संगठन होती है जिसे हम मान सकते हैं एक छोटा न्यायालय की तरह होता है, जिसमें लोगों के विवादों और झगड़ों को हम सुलझा सकते हैं और वो विवादों से हम उनको झगड़ा से बचा सकते हैं। तो ये काम होता है ग्राम कचहरी का। तो ये सभी अंग था किसका? तो ये हम अंग देख रहे थे किसका? तो ग्राम पंचायत के अंग। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायत समिति क्या है। नेक्स्ट देखते हैं पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो है यह 5,000 से आबादी पर शासन करने वाली समिति है। कितना? 5,000 लोगों पर जो है यह शासन करती है पंचायत समिति। और इन 5,000 लोगों का विकास के बारे में सोचती है पंचायत समिति। उसके बाद होता यह है कि ये पंचायत समिति भी जो होते हैं यह लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
लोगों के द्वारा चुने हुए जाते हैं, लोग वोटिंग करते हैं, तो लोग वोटिंग करके इनको चुनते हैं और 5,000 पर इनका शासन होता है। अगर किसी ग्राम में है 10,000 होंगे व्यक्ति, किसी गांव ग्राम में तो अगर 10,000 व्यक्ति हैं तो उसमें दो पंचायत समिति होंगी, एक होंगे फिर दूसरा भी होंगे, यानी वार्ड के अनुसार उनको बांटा गया है, किस वार्ड में कौन पंचायत समिति है। तो ऐसी पंचायत समिति बनी बनी होती है, जिसका काम क्या है कि इनका कार्य है ये, गांव में जितना विकास हो रहा है, अगर विकास करना है भी, तो इन सभी विकास का बजट जो देना है किसको, तो देना है आपको जिला परिषद। बजट बनाकर जो है जिला परिषद से पारित कराना है। जिला परिषद को बताना है कि हमारी जो खर्च है रोड बनाने में, सड़क बनाने में, या उसमें नाले निकालने में, तो हमारी जो खर्चे हैं वह खर्चे इतना है, और आप जो है ये देगा जिला परिषद को, ग्राम पंचायत जो, ये ग्राम पंचायत समिति जो है देगा जिला परिषद को, और जिला परिषद से ये मांग करेगा कि आप इनसे राज्य वित्त आयोग से मांग दीजिए, तब ये जिला परिषद राज्य वित्त आयोग से मांग पाएगा और ये लिया कर देगा किसको, पंचायत समिति। इससे क्या होगा, उस गाँव में विकास होगा। ये कार्य है आपका पंचायत समिति का। उसके बाद जिक्र कर लेते हैं आपका जिला परिषद बच गई। जिला परिषद तो आप जानते हैं ये जिला परिषद भी लोगों द्वारा वोटिंग होता है, यानी लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के वोटिंग से चुने जाते हैं। इनका काम जो है पहले हमने जिक्र किया था, ये जो है 50,000 लोगों को शासन करते हैं। यानी जिला परिषद है वो 4 गांवों को मिलाकर उसमें एक व्यक्ति को चुना जाता है, जिसमें क्या होता है कि वे उन्हें जिला परिषद माना जाता है। इनका काम क्या है कि जो पंचायत समिति इनको, जो पंचायत समिति इनको विकास के लिए बजट बना के देती है, जो पंचायत समिति इनको विकास का बजट बना कर देती है, इस विकास के बजट को नेक्स्ट लेवल तक यानी राज्य वित्त आयोग से मांग कर, तो राज्य वित्त आयोग से मांग करेगा जिला परिषद, तो मांग कर लाकर जिला परिषद किसको देगा, पंचायत समिति को, जिससे उस ग्राम में विकास हो सके। ठीक, तो ये काम है आपका इसका, जिला परिषद का। और इन सभी का जितना भी हम पढ़ रहे हैं, इन सभी का चुनाव जो होता है तो ये मात्र 5 वर्ष के लिए रहते हैं। इनका दायरा जो है मात्र 5 वर्ष के लिए रहता है, उसके बाद फिर वोटिंग होता है। और हमारे बिहार में जो है 50% जो है महिलाओं को आरक्षण है वोटिंग चुनाव, वोटिंग में खड़ा होने के लिए। यानी जिला परिषद में खड़ा, जिला परिषद में भी, मुखिया में भी, सरपंच में भी, और आपके पंचायत समिति में भी 50% का जो है आरक्षण है। और ये मात्र 5 ही वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष से अधिक नहीं चुने जाएंगे। फिर 5 वर्ष बाद चुनाव होगा। ठीक है, तो उसके आगे बात कर लेते हैं बिहार में जो है नगरीय व्यवस्था। उसके आगे जो है टॉपिक आपका बिहार में नगरीय व्यवस्था। तो ये जो पॉइंट है क्या है, नगरीय का मतलब शहरी, यानी शहर। बिहार में शहर का विकास कैसे हुआ और शहर का जो व्यवस्था है कैसी है, तो शहर का व्यवस्था भी कई स्तरों में बांटा होता है। ये बिहार में जो शहर का विकास हुआ, ये चंद्रगुप्त के बाद से हुआ। चंद्रगुप्त के समय से हो रहा है। यानी नगरीय विकास जो है ये आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चंद्रगुप्त के समय से है। इस समय जो है इसका प्रधान था कौन, चाणक्य। चाणक्य था, उस समय से हमारे बिहार में नगर का विकास हो रहा है। और वह पहला नगर कौन था, यानी चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कह सकते हैं कौन था, चाणक्य। और उस समय जो है हमारा नगर का विकास यानी पहला विकास क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वह नगर था हमारे बिहार में। ठीक, और उसके बाद जो है जब हमारे देश स्वतंत्र था, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद अनेक शहरों का विकास कराया गया।
नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राम पंचायत की नगरीय शासन व्यवस्था जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्राम पंचायत की नगरीय शासन व्यवस्था। ग्राम पंचायत की नगरीय शासन व्यवस्था जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने बातें क्या की अभी तक उसको थोड़ा सा जिक्र कर लीजिएगा। जिक्र ये है कि हमने बातें की सबसे पहले आपका शुरुआत किया केंद्र एवं राज्य के संबंध से। तो केंद्र और राज्य का संबंध कैसा है, तो आप जानते हैं कि अगर केंद्र में जिसका सरकार होगा, अगर राज्य में भी उसी का सरकार हो रहा है तो खूब विकास करेगा। लेकिन केंद्र में अगर किसी और का सरकार है और राज्य में किसी और का सरकार है तो उस राज्य में विकास होने से थोड़ा कम विकास हो। उसके बाद बातें की हम लोगों ने भारत का विकेंद्रीकरण, यानी भारत का विकेंद्रीकरण अनेक भागों में बांटा गया। कारण क्या था कि विकास करना था, निचले स्तर तक विकास पहुंचाना था, ग्रामीण स्तर तक विकास पहुंचाना था। ठीक, उसके बाद हमने बात की बिहार की पंचायत राज व्यवस्था की एक झलक। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक तो बहुत पुराने समय से है। जबकि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत की आत्मा ग्रामीण में विकास करती है। तो भारत की आत्मा ग्राम गाँव में विकास करेगी तो क्या होगा, हमें गाँव का विकास करना होगा। तो इन गाँव के विकास करने के लिए तीन ऐसे समितियों को बनाया गया, जिसे पहला ग्राम स्तर पर पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, तीसरा आपका जिला परिषद, उसके बाद ये कुछ अनुच्छेदों का जिक्र है। नेक्स्ट में हमने जिक्र किया था ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत जो है 7,000 व्यक्तियों पर शासन करती है। ये ये लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। इनका भी जो कार्यकाल है 5 वर्ष का रहता है। इसके अंदर में वार्ड होते हैं, वार्ड जो है 500 व्यक्तियों पर शासन करते हैं। इसके अंदर उप मुखिया मुखिया होते हैं। ठीक, और इनका कार्य क्या है, यानी ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, इनके कार्य का जिक्र किए थे। और जिक्र क्या किए थे, यही ये ग्राम पंचायत जो है इसका कार्य क्या है कि बजट बजट जारी करना। उसके बाद श्रमिकों को मेहनत के लिए श्रमिकों को जो है अच्छे कार्य को देना। उसके बाद ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, ग्राम पंचायत की शक्ति यही सम्मति अर्जित करना। उसके बाद करारोपण करना, यानी उसको कर लगाना। उसके आय का स्रोत वही फीस रेंट वित्तीय अनुदान। उसके बाद बातें हम लोग की कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन है, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और कचहरी। इसके बारे में हमने जिक्र किया कि ग्राम सभा जो है ये क्या करती है, 18 वर्ष के जितने भी उम्र के लोग हैं उनको जो है बच्चे वर्ष में 4 बार बैठक बुलाती है, इनको काम भी देती है। ग्राम रक्षा दल का कार्य, ग्राम रक्षा दल क्या है, ग्राम रक्षा दल वे हैं जो ग्राम पंचायत जो बनती है कि पहले मुखिया का जिक्र, मुखिया क्या है, तो मुखिया गांव के विकास पर ध्यान देता है। तो उसके बाद ग्राम पंचायत, ग्राम रक्षा दल तक, ग्राम रक्षा दल में होता है ये कि ग्राम पंचायत में लोग रहते हैं तो वो एक संगठन बनाकर रखते हैं कि आने वाली विपत्तियों से हम लोग लड़े और आने वाली विपत्तियों को हम लोग दूर करें। ग्राम कचहरी का काम क्या है, तो ग्राम कचहरी यानी झगड़े विवादों को सुलझाना। इसमें सरपंच होते हैं जो 10,000 के मामले को अपने स्तर से सुलझाते हैं। इसमें सचिव होते हैं, सरपंच पंच होते हैं। उसके बाद हम लोग ने जिक्र किया कि उसके बाद हमने जिक्र किया पंचायत समिति। पंचायत समिति 5,000 लोगों पर शासन करते हैं। उसके बाद ये है कि ये कम से कम 5 वर्ष के लिए शासन करते हैं, लोगों के वोटिंग द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, इनका काम क्या है, तो विकास के लिए बजट बनाकर जिला परिषद को देना। और जिला परिषद का काम क्या है कि ये राज्य वित्त आयोग से मांग करके पंचायत समिति को देना। ये 50,000 व्यक्तियों पर शासन चलाते हैं, लोगों द्वारा वोटिंग की जाती है इनकी और 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और उसके बाद बिहार में नगरीय व्यवस्था देखें कि शहरी का विकास जो है आज से नहीं बल्कि हमारे बिहार के बहुत पहले से हो रहा है। बिहार में जो शासन था मौर्य का, उसमें प्रधानमंत्री चाणक्य था, उसने जो है नगरीय व्यवस्था का नियम बनाया, कुछ दायरा बनाया और सबसे पहले नगर बनाया था पाटलिपुत्र। और हमारा विकास हो रहा है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। जब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में जाएंगे देखेंगे इसमें ग्राम पंचायत के विकास के लिए कार्य करना। और आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है पूरे बिहार में। ये फ्री क्रैश कोर्स है। अगर आप
पटना में है तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, और अगर आप पटना से बाहर तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है फ्यूचर फोकस क्लासेस। जब आप फ्यूचर फोकस क्लासेस सर्च कीजिएगा तो ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। जब ऐसा लोगो आपको दिखेगा वहां से डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और फ्री क्रैश लिखा, फ्री कोर्स लिखा होगा वहां पर क्लिक करके, और उसके अंदर जितने भी वीडियो होंगे उसका लाभ उठा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।